Hello everyone, welcome to another session for your SBI PO 2026 एंड रीजनिंग का ये सेक्शन है गाइस। आई होप आप इन वीडियोस को कवर कर रहे होंगे वन बाय वन और यहाँ पे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। डिफरेंट चैप्टर आपका वन बाय वन कवर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और SBI PO में तो ये पक्का ही पूछा जाता है। आपका ये मेंस के लिए भी आ सकता है या फिर आपका प्रीलिम्स के लिए भी एग्जाम में ये आता है, ओके। बट डिपेंड करता है कि लेवल किस हिसाब का है। और अगर ये चैप्टर आपको आ जाता है इजीली तो आपका जो पजल्स वाला चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है, वो आपको थोड़ा और इजी बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ये ई बुक्स आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हैं। ये ई बुक्स आपको हेल्प करेगी जानने के लिए कि एग्जाम में कैसा लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के और उनकी आंसर की, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो लेवल को, टाइप को। और ये कम्प्लीटली फ्री है गाइज। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गाइस। एंड यहाँ पे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप ये कोर्स भी कंसिडर कर सकते हो जिसके अंदर आपका SBI, IBPS और RRB के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बोथ PO एंड क्लर्क, ये बैंकिंग महापैक जो है आपका ये सारी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस जो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के, चाहे आपका वो प्री का टॉपिक हो चाहे आपका मेंस का टॉपिक हो, आपका सब कुछ यहाँ पे से कवर होगा। साथ ही यहाँ पे से आपका चैप्टर वाइज टेस्ट जो हैं, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, ये सारी ही चीज़ें आपके इसके अंदर अवेलेबल हैं और भी काफ़ी डिलीवरेबल्स आपको इस कोर्स के अंदर मिल रही हैं। इसी वीडियो के लिंक में आपको इस कोर्स का जो डाउनलोडिंग इस कोर्स का लिंक जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको इसमें एनरोल करना है। साथ ही अगर आप RBI के लिए भी तैयारी करना चाह रहे हैं, आप अलग अलग कोर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक आपके पास कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपके बैंकिंग के एग्जाम्स का भी कंप्लीट है और साथ में आपका RBI का फेज़ 1 एंड फेज़ 2 आपका इंक्लूड है। तो एक कॉम्बो ऑफर है गाइज दोनों का, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लिंक अगेन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप edutab.co.in पे जाएंगे तो RBI के लिए आपके पास यहाँ पे RBI या फिर बैंकिंग महापैक के लिए साथ में, ठीक है, वो आपके कॉम्बो ऑफर में है। और आप यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज में जाएंगे तो आपको बैंकिंग महापैक का इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो गाइज यहाँ पे से हमारा क्या है कि देखो, जो हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर है, बेसिकली यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के अंदर हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसी रो के अंदर निकालना, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। बट अब बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सालों से नहीं आ रहे हैं तो उन्हें हम कंसिडर भी नहीं करते हैं। इस चैप्टर से सिर्फ एक ही टाइप ऑफ आपका क्वेश्चन आता है जो कि है कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कंपेरिजन पजल टाइप का। तभी मैं कह रही थी कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया तो आपको इस पजल्स में हेल्प करेगा ये। तो कंपैरिजन पजल्स होती है, शॉर्ट पजल्स होती है, वेयर वी आर कंपेयरिंग द हाइट ऑफ पर्सन्स, द वेट ऑफ पर्सन्स, एज हम कंपेयर कर सकते हैं, एनीथिंग, मतलब कुछ भी हम यहाँ पे से उनका कंपेयर कर रहे होते हैं और उस हिसाब से हमें उनको एक ऑर्डर में लगाना होता है। वो ऑर्डर के बेस पे ही हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम के लिए आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम हॉरिजेंटली भी उनको अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हो, या फिर आप 1 2 3 टेबल के फॉर्म में उनको अरेंज कर सकते हो पर्सन को। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सपोज जैसे अगर मैं हॉरिजेंटली इनको अरेंज कर रही हूँ तो आपका हम लेफ्ट टू राइट देखें तो हम डिक्रीजिंग फॉर्म में यहाँ पे सपोज हाइट की बात करते हैं तो हाइट के अकॉर्डिंग हम डिक्रीजिंग हाइट में उनको अप्लाई, मतलब उनको लगा रहे हैं। जिसमें हमारे पास अगर अगेन हाइट की बात है तो यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट पर्सन मैं इस साइड रख रही हूँ, ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन हम इस साइड रख रहे हैं। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही ऑर्डर, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो, ठीक है। एग्जाम के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बस ध्यान रखना है कि अब आपका जो टॉलेस्ट वाला पर्सन है वो इधर की साइड होगा और जो शॉर्टेस्ट वाला पर्सन होगा वो इधर की साइड होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
बेसिकली मैं आपको जो क्वेश्चन कराती हूँ उसमें मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाती हूँ ताकि मुझे एक याद रहे कि हम इसी ऑर्डर्स में यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी अगर इंक्रीजिंग में रख रहे हो हमेशा, जो शॉर्टेस्ट आप सबसे पहले रख रहे हो, तो हर बार वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, या फिर आप टॉलेस्ट को पहले रख के सॉल्व करते हो तब आप उसी तरीके से सॉल्व करें। बट यहाँ पे पोजिशंस का ध्यान रखना है कि आपने सॉल्व कैसे किया। सिमिलरली अगर मैं इनको टेबल की फॉर्म में रखूँ 1 2 3 4, आप टॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। ये पजल की तरफ फ्लोर बेस्ड टाइप का नहीं है कि मुझे नीचे से 1 2 3 करना है, ठीक है। आप 1 2 3 पर स्टार्ट से करिए। टॉप पे मैं सपोज टॉलेस्ट पर्सन यहाँ पे स्टार्ट करूंगी, टेबल में आप सेम ही रखिएगा, ठीक है। और सबसे नीचे में शॉर्टेस्ट पर्सन यहाँ पे अप्लाई करूंगी। तो जो भी मेरा टॉलर साइड होगा वो मैं ऊपर की साइड रखती जाऊंगी, जो मेरा शॉर्टर की साइड होगा वो मैं नीचे की साइड रखती रहूंगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। धीरे धीरे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। There are 6 persons A to F. C is shorter than A but taller than other person. यहाँ पे कहा गया कि C जो है वो शॉर्टर है A से बट टॉलर है। बट का मतलब है यहाँ पे जैसे हम डायरेक्शन वाले चैप्टर में और ब्लड रिलेशन में रीड करते हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपकी अप्लाई होती है कि बट की इन्फॉर्मेशन है C के लिए। बट टॉलर देन अदर पर्सन, इसका मतलब C की बात कर रहा है। C किससे छोटा है? सिर्फ A से छोटा है, राइट। तो आपके पास A से यहाँ पे C जो है वो लेस देन है, लेस देन या फिर किसी भी हाइट में चाहे वेट में हमने ऐसा सिंबल बना दिया जिससे मुझे पता चल रहा है कि ए टॉलर है सी से, जबकि सी जो है वो बाकियों से टॉलर है। तो टोटल 6 पर्सन है, 2 ये हो गए। तो हमारे पास सी से छोटे पर्सन 1 4 पर्सन हो गए, ठीक है। अब इन्हीं ब्लैंक में हम पर्सन को अरेंज करेंगे। एफ इज टॉलर देन बी, एफ इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन डी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि F जो है वो टॉलर तो है B से बट शॉर्टर है D से। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने पर्सन्स का ऑर्डर है? ये हमारे पास है D, F और B 3 पर्सन का। पोजीशन कितनी खाली है? 4। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं यहाँ पे इनको फिल कर सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ एक सीक्वेंस बता रहा है कि D टॉलर है F से। इसका ज़रूरी मीनिंग ये नहीं है कि D और F के बीच में कोई नहीं आ सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है जब तक कहा ना जाए। तो D टॉलर है F से, और ऐसा भी पॉसिबल है कि D और F के बीच में 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन एग्जिस्ट करते हों, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि D टॉलर है F से, राइट। तो इसका मीनिंग ध्यान से समझिए। उसने कहा ऑल दो B इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अब देखो अगर मैं B को यहाँ रख दूँ तो B शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, ये हो गया कैंसिल आउट। तो इसका मतलब B के लिए ये पोजीशंस आपके पास बाकी की सही है, ठीक है। D यहाँ पे B लास्ट में नहीं आ सकता, तो B यहाँ पे आ सकता है क्योंकि B से ऊपर एटलीस्ट 2 पर्सन की जगह तो मेरे पास होनी चाहिए, और 2 ही ब्लैंक बचे हैं जिसमें D और F आ सकता है, बिकॉज D और F अभी तक हमने रखा भी नहीं है, राइट। 2 पर्सन और 2 ही ब्लैंक। अब देखो सिर्फ ये 2 पर्सन और 2 ही ब्लैंक मेरे पास बचे हैं, तो मैं डायरेक्टली सेम ऑर्डर में इनको यहाँ पे रख सकती हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे D रखा, यहाँ पे F रखा, तो ये डायरेक्टली आपका सॉल्व हो गया। एक ही पर्सन बचा है E, तो E आप यहाँ पे रख लोगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? F इज टॉलर देन 2 ऑफ देम, ये भी ठीक है। A इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, ये भी ठीक है। D इज शॉर्टर देन 2 ऑफ देम, मतलब D जो है वो 2 लोगों से शॉर्टर है, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे करेक्ट आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ द एबव विल बी माय आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं। अगेन एक इजियर क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे हैं। P to U are of different heights, only 2 person are taller than you. अब only 2 person का मतलब है एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन वो बोल रहा है कि U से, अब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगा रही, जैसे हमने पहले ही वाले क्वेश्चन में भी किया, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे रख रहे हैं हाइट के, तो मतलब सबसे टॉलेस्ट में लेफ्ट साइड रखने वाली हूँ। तो आपके पास कह रहा है कि U जो है ओनली 2 पर्सन आर टॉलर देन यू, तो U के लेफ्ट साइड में मतलब 2 पर्सन आने चाहिए एटलीस्ट, एग्जैक्ट ओनली 2, राइट। तो आप बाकी सारे का होंगे U की दूसरी साइड होंगे, U से छोटे होंगे, शॉर्टर होंगे। तो 6 पर्सन में 3 तो ये हो गए, आपके पास बचा है 3 पोजीशंस और, ठीक है। यहाँ पे R इज टॉलर देन T, Q इज शॉर्टर, देखो Q इज शॉर्टर देन U बट टॉलर देन P, तो ये ऑर्डर हमारे पास आ गया। U से नीचे मेरे पास 3 ब्लैंक्स हैं, बट मेरे पास 2 लोगों की जगह है, तो हम डायरेक्टली फिल नहीं कर सकते। R जो है वो टॉलर है P से, R जो है वो टॉलर है T से, P और T जो है वो शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है। अब यहाँ पे देखो P और T दोनों ही यहाँ पे नहीं आएंगे लास्ट वाली साइड में,
उसने कहा कि P और Q का मेरे पास है, तो Q और P जो है वो दोनों ही U से नीचे हैं और P एंड पे नहीं आएगा, तो P सिर्फ यहीं पे आ सकता है और जगह नहीं आ सकता, क्योंकि P से पहले मुझे Q की जगह भी चाहिए जो U के नीचे हो। तो U Q P मेरा एक एग्जैक्ट मतलब फिक्स पोजीशंस आ चुकी हैं इन तीनों की, राइट। अब R T से बड़ा है। अब T देखो, उसने अगेन कहा कि T भी आपका शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, तो T एंड में नहीं आएगा। अब अगर R बड़ा है T से तो ऑब्वियसली R यहाँ आएगा और T को यहाँ पे आना पड़ेगा। T टॉप मोस्ट पे नहीं हो सकता, टॉलेस्ट नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे एक ही पर्सन बचा है, दैट इज S। S आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। Which among the following is the smallest person? स्मॉलेस्ट पर्सन कौन है हमारे पास? S है। Who among the following is the tallest person? इनमें से सेकंड टॉलेस्ट हमेशा याद रखना, सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट ये लिखा हो तो आप हमेशा टॉलेस्ट की साइड से ही काउंट करोगे। अगर ये सेकंड शॉर्ट है, सेकंड आपका सेकंड होगा, शॉर्टेस्ट साइड से होगा, शॉर्टेस्ट, थर्ड शॉर्टेस्ट, फोर्थ शॉर्टेस्ट, आप हमेशा शॉर्टेस्ट की साइड से काउंट करोगे। अब मेरे पास सेकंड टॉलेस्ट पर्सन चाहिए, तो R और T जो है वो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है। पहला टॉलेस्ट कौन है? R, सेकंड टॉलेस्ट कौन है? T। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? T। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे से इसको एक बार ट्राई करो गाइस। यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या कंपैरिजन हो रहा है? वन आफ्टर अनदर वाला, राइट। इसको ट्राई करो। एट फ्रेंड्स हैं, सिक्योर जॉब्स इन डिफरेंट कंपनीज थ्रू नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओनली वन फ्रेंड गॉट अ जॉब आफ्टर ई। सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिसकी जॉब ई के बाद है। तो यहाँ पे अगर मेरे टोटल 8 पर्सन्स यहाँ पे अरेंज करने हैं, तो मैं अगर अरेंज एक पोजीशन बना दूं, ठीक है, और ये सभी अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास क्या है कि ओनली वन फ्रेंड का जो जॉब है वो आफ्टर ई है। आफ्टर ई मतलब ई के बाद, ठीक है। एग्जैक्टली वन फ्रेंड गॉट अ जॉब बिटवीन C एंड H। इसको अभी रहने दो, C और H के बीच में एक फ्रेंड होगा। टू फ्रेंड्स गॉट अ जॉब बिटवीन A एंड F, ठीक है। F got his job either immediately before or after। इट मीन्स F का जो जॉब आया होगा वो H के आसपास होगा, वो दोनों पोजीशन की एक दूसरे के आसपास। 3 पर्सन्स है, 3 फ्रेंड्स गॉट देयर जॉब बिटवीन C एंड E। अब E ऑलरेडी टेबल में है, C और E के बीच में 1 2 3 पर्सन्स है, C आपका एग्जैक्ट आ चुका है। नॉट मोर देन 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H हम दो जगह पे रख सकते हैं, यहाँ पे भी H रख सकते हैं, यहाँ पे भी H रख सकते हैं, दोनों पोजीशन H के लिए करेक्ट होगी। मतलब पहली पोजीशन देखो, जब मैंने जहाँ पे मैंने एंड पे रखा हुआ है, अगर मैं H यहाँ पे रख दूंगी तो F यहाँ आ जाएगा, राइट। अब उसने कहा कि B गॉट हिज जॉब, लास्ट लाइन देखो, B गॉट हिज जॉब बिफोर F। क्या ऐसे में मेरे पास F के पहले जो है वो B के लिए जगह है? नहीं, कोई B के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे H की वैल्यू गलत है, H की पोजीशन गलत है। H आपका C के बाद वाली पोजीशन में आएगा। बाद मतलब जिसका जॉब C के बाद लगा है, ठीक है। टाइम लाइन कट कंपेरिजन है यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट है H की पोजीशन फिक्स हो गई। F और H को देखो, F और H आसपास वाली लाइन पे होंगे, दो साइड F की बन जाएगी। अगेन इसको कैसे चेक करोगे? F और A को भी देखो साथ में, F और H को भी देखो। सपोज अगर मैंने F को यहाँ रखा तो क्या मेरे पास A के लिए जगह हो सकती है? दो लोगों को छोड़कर नहीं। तो F यहाँ नहीं आकर यहाँ आएगा, सिर्फ जहाँ पे मेरे पास F 1 2 पीपल A यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या चीजें बची हुई हैं? CH हो चुका है, AF हो चुका है। नॉट मोर देन 3 फ्रेंड्स गॉट जॉब बिटवीन B एंड D। अब B और D मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे एक चीज इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थी, B गॉट हिज जॉब बिफोर F। तो अब B यहाँ पे से फिक्स हो जाएगा इजिली यहाँ F के पहले, क्योंकि एक ही पोजीशन खाली है तो वो B के लिए ही जाएगी। B और D के बीच में नॉट मोर देन 3 का मतलब है कि 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 1 2 3 D के यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। एक ही पर्सन बच गया G, तो आपका G जो है वो यहाँ पे आ चुका, ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट हिज जॉब बिटवीन H एंड D।
एच और ई के बीच में किसकी जॉब मिली है? डी की. हाउ मेनी पर्सन्स गॉट जॉब्स बिटवीन बी एंड जी? तो 1 2 3 4 5 पर्सन्स. आंसर आ गया 5. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? जी गॉट द जॉब एट द वेरी लास्ट, ये ठीक है. बी एफ गॉट द जॉब बिफोर डी आफ्टर सी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इसको ट्राई करेंगे गाइस. Eight friends M to T are standing in a row in decreasing order of their height from left to right. अब decreasing order में stand कर रहे हैं and from left to right. Decreasing order of their height मतलब वही तो बात है, tallest से लेकर shortest की side from left to right. मतलब हम tallest person जो है वो left side रखेंगे और उसके बाद shortest person right side रखेंगे और इस तरीके से हमारा ये पूरा चलेगा. अब जो यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे उसी के हिसाब से हम सोचेंगे कि वही जो पोजीशन है वो इसकी स्टैंडिंग पोजीशन भी है रो के अंदर. अब यहाँ पे है O इज जस्ट टॉलर देन M बट शॉर्टर देन R. O जो है वो शॉर्टर है R से बट इमीडिएट टॉलर है वो OM से. इसका मतलब M और O के बीच में कोई और पर्सन नहीं आ सकता बिकॉज जस्ट या इमीडिएट का यूज यहाँ पे हो रखा होगा. थ्री फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग बिटवीन P and S who is not the tallest. कि S जो है वो सबसे टॉलेस्ट पर्सन नहीं है. T is taller than M. T जो है वो M से टॉलर है बट शॉर्टर है N से. अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स टॉलर देन R, मतलब जितने पर्सन अगर टॉलर होंगे तो ऑब्वियसली वो R की लेफ्ट साइड होंगे. ठीक है, क्योंकि वो सारे पर्सन टॉलर साइड हैं. तो जितने पर्सन टॉलर होंगे R से इज इक्वल टू उतने ही पर्सन शॉर्टर मतलब R N की राइट साइड में हम उनको अरेंज करेंगे टुवर्ड्स द शॉर्टेस्ट साइड. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब यहाँ पे है सारी ही डायग्राम, सारा ही चीज़ें हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं लेकर. आपको इतना तो पता है कि N T और M मेरे पास यहाँ पे इसको मैं बना दूं तो आपका हो जाएगा N T. अब इतना तो मेरे पास है कि M के तुरंत पहले T तो हो ही नहीं सकता क्योंकि T M के तुरंत पहले O होगा एंड इट इज क्लियर फॉर अस क्योंकि O और M को मुझे साथ में ही रखना है. राइट. अब एक और चीज है कि R और N वाली पोजीशन और P और S वाली पोजीशन को आप रखें क्योंकि वो एग्जैक्ट पोजीशंस हमारी हैं. ये तो सिर्फ ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते. हम सिर्फ पर्सन्स के बीच का क्या ऑर्डर है वही पता कर पाएंगे. ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए लेट्स सी कि हम यहाँ पे P और S को अगर अरेंज करें कि P जो है वो P और S के बीच में 1 2 3 पर्सन्स यहाँ पे हैं. राइट. आपके पास S इधर की साइड भी आ सकता है, P उधर की साइड भी आ सकता है, दोनों चीजें हमारे पास पॉसिबल है. राइट. S टॉलेस्ट नहीं है तो S के ऊपर एक ना एक पर्सन तो एटलीस्ट होगा ही होगा. राइट. अब साथ में उसने कहा R और N. अब ऊपर के डायग्राम से इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि N के नीचे मेरे पास एटलीस्ट 3 लोगों की जगह होनी चाहिए या N के शॉर्टेस्ट साइड मेरे पास, N के राइटर साइड मेरे पास 3 लोगों की जगह एटलीस्ट होनी चाहिए. तो इसको 1 by 1 मैं इसको सिंप्लीफाई करूं R वाला और N वाला. अगर N के राइट साइड मेरे पास 3 लोग हैं, N के राइट साइड मेरे पास, मैं इसको नीचे की साइड बना लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं. तो N के अगर राइट साइड मेरे पास 3 लोग हैं, एटलीस्ट 3 ही होंगे, 3 से कम नहीं हो सकते, तो R के लेफ्ट साइड मेरे पास 3 होंगे. ठीक है, 3 ही होने चाहिए. अगर मेरे पास यहाँ पे N के नीचे की साइड आपका कितना हो जाएगा, 4 होंगे, तो R के 4 हो सकते हैं. अब देखो एक चीज, यहाँ पे N के नीचे और R के ऊपर 4 हो सकते हैं, क्या इससे ज्यादा हो सकते हैं? हो सकते हैं, बट लेट्स सी क्या हमारे पास यहाँ पे आता है. ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपका R जो है वो O से बड़ा है और R जो है वो N से शॉर्टर भी हो सकता है और एल्डर भी, वो सॉरी टॉलर भी हो सकता है. ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर 5 पोजीशन फिल हो चुकी हैं. राइट. अब हम क्या करेंगे, बार बार NT OM को रखकर और R को चेक करके यहाँ पे ध्यान देंगे. ठीक है,
अगर मेरे पास देखो एन के नीचे मेरे पास एटलीस्ट 3 लोगों की जगह होनी चाहिए, तो पी और एस ऐसा है 5 लोग यहाँ है, पे 2 पोजीशन मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने बना 3 पोजीशन मैंने एक्स्ट्रा बना ली, ठीक है। एन के नीचे 3 लोगों की जगह तो होनी चाहिए, तो एन आपका यहाँ आ गया। एन के राइट साइड में 1 2 3 4 पर्सन हो गए, तो आर के राइट में, आर के लेफ्ट में 4 पर्सन होंगे नहीं, तो एन आपका यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। अब मैं एक और चेक करती हूँ पहले केस में, एन अगर मैंने यहाँ पे रखा, क्योंकि नीचे तो नहीं रख सकते मैं, राइट साइड में तो नहीं रख सकते मैं, एन को पी और एस के बीच में ही रखना है। अभी आपके पास एन यहाँ आ गया, तो एन के मेरे पास नीचे की साइड 1 2 3 4 5 पर्सन है, तो आर के ऊपर भी 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 आर आपका यहाँ पे आ गया, राइट। एन के नीचे मेरे पास जगह होनी चाहिए टी ओ और एम के लिए, तो आप देखो यहाँ पे ओ एम आ चुका है, राइट, और टी आपका यहाँ पे आ चुका है। ये तो करेक्ट बन रहा है, अभी तक सब चीजें सही बन गई हमारी, सब फिट बैठ गई, तो यही हमारा लास्ट आंसर होगा। एक आपके पास पर्सन रहता है क्यू, तो क्यू आपके पास यहाँ आ गया। बट अगर आपको यहाँ पे चेक करने का मन कर रहा है कि दूसरा पॉसिबिलिटी पे मैं एक बार चेक कर लूँ, तो लेट्स सी क्या इसमें आगे बनता है, बिकॉज आंसर तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, पहला वाला केस से ही कंप्लीट इन कंडीशंस करेक्ट हो रही है। दूसरे वाले में देखो 1 बाय 1 सब चीजें फिक्स नहीं होंगी। अगर मैंने 3 ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बन चुकी है, तो 8% बनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा पर्सन मैंने पी की लेफ्ट साइड, पी के राइट साइड को बना दिया। क्लियर। अगेन वही चीज है कि एन के राइट में मेरे पास एटलीस्ट 3 लोगों की जगह होनी चाहिए, तो एन आपका यहाँ पे आ गया। एन के राइट में अगर 1 2 3 4 पर्सन होंगे, तो आर के यहाँ पे भी 4 पर्सन होने चाहिए, ये तो करेक्ट है। अब यहाँ पे ओ और एम की जगह तो आ गई, बट टी कहाँ आएगा, एन के नीचे, टी की जगह ही नहीं खाली है एन के राइट में, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये हो गया गलत, राइट। अब इसको चेंज करो और यहाँ पे एन को यहां रख के देखो एक बार। एन के नीचे 5 लोग आपके आ गए, तो आर के ऊपर भी 1 2 3 4 5 पर्सन आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। एन आपने यहाँ रखा आपके पास, एन के राइट में अगर मेरे पास 7 पर्सन हो गए, तो आर के इसमें भी 7 होंगे, बट आर तो ओ से बड़ा है, ये भी करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे एन की पोजीशन तो हमारी करेक्ट नहीं आई। लेट्स सी कि अब हम क्या करें कि 1 पर्सन यहाँ और 1 पर्सन यहाँ रख लेते हैं, जिसमें अगेन एन यहाँ आएगा, तो 4%, आर भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। एन के नीचे 3% जिसमें टी और ओ है, एम है, वो अगेन जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे भी आपका एन गलत है। इसके अलावा आप चेक करोगे सारी ही मतलब एन की अलग अलग जो पोजीशन है यहाँ पे आपकी रॉन्ग ही आएगी, तो पहला वाला जो केस हमारा बन रहा है, इसी में सारी जो पोजीशन है वो फिक्स हो रही हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हु इज स्टैंडिंग सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, सेकेंड फ्रॉम राइट एंड हमारे पास ओ बैठा हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर हाइट यहाँ पे वो बैठे हुए हैं लेफ्ट टू राइट। P is who is standing exactly between S and O, which is R. Who is the tallest among all? P is the tallest among all. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे एक बार। 5 ही लोग हैं, ईच वन ऑफ देम इज ऑफ डिफरेंट वेट, U is heavier than only 1 person. U जो है वो हैवियर है सिर्फ 1 पर्सन से, बाकी पर्सन फिर U के लेफ्ट साइड होंगे, राइट। नेक्स्ट उसने कहा W is lighter than only V. W सिर्फ लाइटर है, V से बाकियों से लाइटर नहीं है। W, V और U की पोजीशन फिक्स हो चुकी। W इज हैवियर देन T एंड X, तो T और X से जो है वो W हैवियर है, राइट। अब यही मेरे पास डायरेक्टली पूरा बन चुका है। इसमें V जो है वो हमारा हैवीएस्ट है, और X और T में से कोई एक हमारा लाइटेस्ट होगा। अगेन हमें नहीं पता कि लाइटेस्ट यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा पर्सन है। T और X में से आपके दोनों ही आंसर बन सकते हैं, तो आइदर 1 और 3 आप चूज करोगे, और यहाँ पे नन ऑफ दिस चूज नहीं करना है, बिकॉज आइदर 1 और 3 में आपका आंसर बैठ रहा है। चलो वन मोर क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। देयर आर 7 मॉन्यूमेंट्स हैविंग डिफरेंट टिकट प्राइसेस। द टिकट प्राइस ऑफ रेड फोर्ट इज लेस देन दैट ऑफ हवा महल, कि जो रेड फोर्ट का है वो हवा महल से कम है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक बार मैं टेबल करके भी दिखा देती हूँ आपको साथ साथ, कहीं आप टेबल पे बनाओगे ज़्यादा ना, देखो जब भी ज़्यादा पर्सन हो जाते हैं हम टेबल में बनाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहता है। जैसे इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था 9th वाला, 6th to 9th वाला, उसमें हम टेबल बनाते हैं तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छे से रहता हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो टेबल से भी। द टिकट प्राइस ऑफ आगरा इज लेस देन दैट ऑफ चार मीनार। जो टिकट प्राइस ऑफ आगरा है वो लेस देन है चार मीनार से, बट ग्रेटर देन है सन टेम्पल से।
ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि द टिकट प्राइस ऑफ रेड फोर्ट इज लेस देन ओनली 2 मॉन्यूमेंट्स। अब यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। द टिकट प्राइस ऑफ रेड फोर्ट इज लेस देन ओनली 2 मॉन्यूमेंट। अब ये फिक्स है, तो हम यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 करके बनाऊं, देखो 6 and 7, वन एंड टू। रेड फोर्ट का जो टिकट है वो सिर्फ 2 मॉन्यूमेंट से कम है, तो जिनका ज़्यादा होगा, हाईएस्ट टिकट प्राइस होगा वो सबसे ऊपर हम रखेंगे, और जो लोवेस्ट टिकट प्राइस होगा वो हम सबसे नीचे रखेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट हुज टिकट प्राइस इज लेस देन कुतुब मीनार। लेस देन आप सारे नीचे की साइड रखोगे, जो जो लेस में आएगा वो नीचे की साइड होगा, और जिनका मोर होगा मतलब ज़्यादा टिकट प्राइस है तो वो आप ऊपर उस पर्सन के या उस मॉन्यूमेंट के ऊपर रखोगे, ठीक है। ये चीज़ टेबल में आपको ध्यान रखनी है। द नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट हुज टिकट प्राइस इज लेस देन कुतुब मीनार, ठीक है, is thrice the number of monuments whose ticket price is more than ताजमहल, ठीक है, उसका थ्राइज है। द टिकट प्राइस ऑफ कुतुब मीनार इज नॉट द लीस्ट, ठीक है, कुतुब मीनार का टिकट प्राइस सबसे कम भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हवा महल और रेड फोर्ट। हवा महल 2 जगह आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है, और ताजमहल के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हाँ ये वाली है। तो हवा महल एक बार आप यहाँ रख सकते हो, हवा महल एक बार आप यहाँ रख सकते हो, राइट, और ताजमहल एक बार यहाँ, और ताजमहल एक बार यहाँ, क्योंकि सॉरी रेड फोर्ट है ना। ताजमहल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखो, ताजमहल के ऊपर अगर 1 पर्सन होगा तो कुतुब मीनार के नीचे 3 पर्सन हो गए। ताजमहल के ऊपर अगर 2 पर्सन हो गए तो कुतुब मीनार के नीचे 2 3 6 पर्सन हो गए। क्या इससे ज़्यादा आ सकता है? नहीं। तो एक बार मैंने क्या किया, ताजमहल के ऊपर यहाँ पे मैंने 1 पर्सन रखा, राइट, और ताजमहल के ऊपर 2 पर्सन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो ये वाला केस तो यहीं पे कैंसिल भी हो गया, ठीक है। अब रेड फोर्ट आपका फिक्स हो रखा था, 1 पर्सन ताजमहल के ऊपर, तो कुतुब मीनार के नीचे 3 पर्सन आपके फिक्स हो चुके हैं, यहाँ पे इतना हो गया। अब ये हवा महल रेड फोर्ट से ज़्यादा ये हो चुका। चार मीनार आगरा और सन टेम्पल के बीच में जो हमारी रिलेशन है वो कम्प्लीटली गिवन है कि चार मीनार का टिकट प्राइस ज़्यादा है आगरा से और आगरा का ज़्यादा है सन टेम्पल से। तो डायरेक्टली 3 मॉन्यूमेंट्स और 3 जगह मेरे पास खाली बची है, तो डायरेक्टली आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। Question number 1, what is the number of monument that have less ticket price than Red Fort but more than the price of the Agra? तो Red Fort से कम है पर साथ ही आगरा से ज़्यादा है, तो इसका मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच में Red Fort और आगरा 2। Which monument has the highest ticket price? तो आपके पास आ जाएगा हवा महल का टिकट प्राइस सबसे ज़्यादा है। The ticket price of Red Fort is more than, किससे ज़्यादा है? तो कुतुब मीनार, चार मीनार, आगरा, सन टेम्पल, और सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको ट्राई करना है। देयर आर 8 persons, there are 8 persons और they are standing in a row in decreasing order of their height। अगेन 8 पर्सन है, तो रो के अंदर बैठे हुए हैं और their height from left to right। अब यहाँ पे रो में बैठे हुए ना, इसलिए क्योंकि लेफ्ट और राइट का यहाँ पे कुछ आ सकता है, तो इसलिए जब ये रो के अंदर बैठे अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर एज, सॉरी अकॉर्डिंग टू देयर एज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी एज आएगा यहाँ पे गाइस, ठीक है, दे हैव डिफरेंट एजेस। अब यहाँ पे फ्रॉम एल्डर लेफ्ट टू राइट आपका होगा, तो आपने क्या करना है, सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन होगा वो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्टेस्ट साइड होगा, और जो यहाँ पे राइट साइड राइट मोस्ट एंड पे होगा वो आपका यंगेस्ट पर्सन होगा, ठीक है। आपके पास है एट मोस्ट 3 persons आर ओल्डर देन एस, कि एट मोस्ट 3 पर्सन ही ओल्डर होंगे एस से, तो इसका ना एस से ओल्डर 0 पर्सन हो सकता है, एस से ओल्डर 1 पर्सन, एस से ओल्डर 2 पर्सन, और एस से ओल्डर आपके पास 3 पर्सन एट मोस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा केस नहीं बनेगा। 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एस एंड क्यू, हु इज यंगर, हु इज जस्ट यंगर टू W। तो यहाँ पे लिखा है एस और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, सॉरी एट मोस्ट 3 persons आर ओल्डर, ठीक है। एस और क्यू के बीच में मेरे पास 2 persons हैं, तो ठीक है, एस और क्यू के बीच में हम 2 persons बना लेंगे। उसने कहा
क्यू जो है वो डायरेक्टली आपका यंगर है डब्ल्यू से, तो क्यू और यू आप एक साथ रखोगे। नेक्स्ट है कि टी इज द थर्ड एल्डेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे एक चीज फिक्स हो चुकी है, टी जो है वो थर्ड एल्डेस्ट पर्सन है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो पोजीशन अगर मैं बनाऊं 1 2 3 4, ठीक है, टी जो है वो थर्ड एल्डेस्ट 1 2 3, टी आपके पास यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको मैं कैरी ऑन करती हूँ। उसने क्या कहा है कि एस के पहले या तो कितने पर्सन होंगे, एटमोस्ट 3, तो एटमोस्ट 3 में 0 1 2 3 तब तक आ चुका है। तो 3 पर्सन मतलब ये वाला जो आपने बनाया था जिसमें एस के ऊपर 2 पर्सन है वो तो फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि टी आपका आ चुका है। नेक्स्ट उसने कहा 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड टी, तो आर 1 2 3 आर आपका यहाँ से आ सकता है, ठीक है। देखो लाइन में पढ़ रही हूँ, 3 पर्सन बिटवीन आर एंड टी आपने फिक्स कर दिया। वी इज ओल्डर देन पी बट नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, वी ओल्डर तो है बट एल्डेस्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इतना अरेंजमेंट हमने बना लिया और बाकी कंडीशन हमारी खत्म हो चुकी हैं, और वी और पी तो अभी हम बाद में ही फिक्स करेंगे। तो एस और क्यू को स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने एस को यहाँ पे रखा, ठीक है, तो क्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एस को आप यहाँ पे भी रख सकते हो बट उसको हम थोड़ा बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपने देखो एस और क्यू को यहाँ रखा और टी फिक्स है, आर फिक्स है, ठीक है। क्यू आपने यहाँ रखा, क्यू इज इमीडिएट यंगर है किससे, डब्ल्यू से है, राइट, तो आपने यहाँ पे डब्ल्यू रख दिया। नेक्स्ट आपके पास है वी जो है वो पी से तो बड़ा है बट आपके पास टॉलेस्ट नहीं है, तो वी और पी की फिक्स हो गई जगह। एक ही पर्सन बचा है दैट इज क्यू, क्यू हो चुका है व्यू वी डब्ल्यू, आर हो चुका है, यू बचा है, तो यू आपका यहाँ पे आ चुका है। अब ये कंप्लीट तो हो चुका है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, बट लेट्स चेक द अदर केसेस ऑल्सो कि वो कैंसिल आउट कैसे हुए हैं। टी आपका यहाँ पे फिक्स था, टी और आर के बीच में 3 लोग हैं तो आर भी फिक्स हो गया। अब एस की जगह हमारे पास चेंज हो रही थी, एस आपने एक बार सेकंड प्लेस पे रख दिया, एक बार फर्स्ट प्लेस पे रख के देखो, क्यू आपके यहाँ पे है, तो आपके पास क्या इमीडिएट पहले आप उसका डब्ल्यू रख सकते हो, नहीं रख सकते, तो एस आपका यहाँ पे गलत है। सेकेंड पोजिशन पे चेक हो गया, थर्ड पे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फोर्थ पे एक बार रख के देखो। एस अगर आप यहाँ पे रखोगे तो क्यू इधर की साइड भी नहीं आ सकता, आपके पास इधर भी नहीं आ सकता, बिकॉज क्यू के लेफ्ट साइड को आपका डब्ल्यू की पोजीशन खाली नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये आपके केसेस गलत हो गए। तो आपका ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है, ओके। क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर इन बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में 1 और 2 पर्सन यहाँ पे आ चुके हैं, तो 2 आपका आंसर आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग is immediate left of T will be S. Who among the following pair are between R and S? R और S के बीच में हमारे पास है T W O N V, T W Q है वो V, ठीक है। अब इनमें क्या क्या है, Q W V ये आ रहा है, U और P दोनों नहीं आ रहे हैं, T आपके पास आ रहा है, ये भी ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड मेरे पास आंसर आएगा। Who among the following is the second youngest? सेकेंड यंगेस्ट मतलब इधर की साइड से है, जो सेकेंड पोजीशन पे, मतलब यहाँ से जो सेवेंथ पर्सन होगा, इट इज द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन। तो आपका आंसर आ जाएगा क्यू है कि आर है, आर विल बी द आंसर, ओके। चलो, सो दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमने कंपैरिजन बेस्ड जो पजल है वो भी कवर किया है, एंड ये आपको हेल्प करेगा अगेन पजल चैप्टर को अच्छे से समझने में और उसको सॉल्व करने में। ये चैप्टर एकदम से गाइज आपके मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, आपको थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस की ज़रूरत इसमें लगेगी। तो और डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करो, और तब जाके यहाँ पे आपको इसमें कॉन्फिडेंस फील होगा, ओके। एंड गाइज यहाँ पे आप ये बैंकिंग महापैक जो है वो कंसिडर कर सकते हो। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारे डिलीवरेबल्स आप देख सकते हो, जितने 1 to 9 पॉइंट आपके लिखे हैं, ये डिलीवरेबल्स आपको इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही आप edutab.in वेबसाइट विजिट करोगे, बैंकिंग कोर्सेज में आपको जाना है, वहाँ पे आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जान सकते हो, ठीक है। वैलिडिटी भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप टुडे आज का सेशन आपने enjoy किया होगा, and today we have discussed the order ranking, and in the next class we will discuss the puzzle part. So
अब इसके बाद से हमारे पजल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर SBI PU एग्जाम. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.